विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 76। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंप्लीट कर चुके थे आपके एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कार्यविधि संरचना उसकी देख चुके थे। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, इसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे। तो 3 प्रकार के जो है इसमें डिस्कशन हमने बताए थे, टॉपिक्स होते हैं 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं। कौन कौन से थे? एक है आपका उभयनिष्ठ आधार, दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक है ना, और तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक। ये 3 आपके अभिविन्यास होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हम लेके चल रहे हैं वो है आपका उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास। इसमें पहला अभिविन्यास है आपका उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। इसके लिए पहले डायग्राम बनाएंगे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए अलग से। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें देखेंगे कि क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार से उसको स्टडी करेंगे हम। ठीक है, देखिए ऐसे ही होता है ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह। ठीक है,
इसका जो डायग्राम है, ये जो ट्रांजिस्टर हमने जो यूज़ किया है, इसमें आप ये जो एरो है, इस एरो के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि ये कौन सा जो है ट्रांजिस्टर हमने इसमें यूज किया है। बाहर की ओर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। और उभयनिष्ठ आधार कहाँ से दिख रहा है? ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये निवेशी परिपथ यानी इनपुट सर्किट का है, और ये वाला जो पार्ट है वो किसका है? आउटपुट सर्किट का है। अगर आप निवेशी और निर्गत परिपथ को ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये जो बेस है, ये वाला, ये कॉमन है। ये इधर भी इस वाले परिपथ के लिए भी कार्य कर रहा है ये बेस, और इधर वाले परिपथ के लिए भी ये बेस कार्य कर रहा है, यानी बेस जो है वो कॉमन है। और यही हेडिंग है हमारी, उभयनिष्ठ आधार, कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट सर्किट में जो बेस होता है वो कैसा रहता है? उभयनिष्ठ रहता है, कॉमन रहता है। ठीक है, और ये किसके लिए? एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। चाहो तो यहाँ बीच में भी लिख दो। अब पीएनपी का बनाइए, इधर दिख रहा है, दिख रहा है। देखो क्या होगा। अलग कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये जो एफ बी और आर बी लिखा है, इसका मतलब फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस होता है। ठीक है, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये दोनों आपके डायग्राम है। बना लीजिए इसको बराबर जल्दी से। देखिए इसमें क्या समझना है, ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं जो कि एरो के अकॉर्डिंग आप उनको पता लगा सकते हो।
बाकी जैसा जो चित्र बनवाया था जब कार्य विधि में उसी के आधार पर है। इधर अगर देखेंगे तो ये फॉरवर्ड वाइस में रहती है उत्सर्जक आधार संधि, और ये संग्राहक आधार संधि जो है किस में जाती है, रिवर्स वाइस में। देखेंगे एन है, एन है ना, तो एन किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, तो किस में चली जाएगी, रिवर्स वाइस में। ठीक है, पूरी सेम प्रोसेस वही है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम बस अलग कर दिया, बाकी अगर देखेंगे सेम डायग्राम है ये, और इसकी जो कार्यविधि हमने अलग अलग कराई थी उसमें। ठीक है, इसमें भी ओबेनिस्ट आधार कॉमन बेस के लिए ये डायग्राम है दोनों के लिए। ठीक है, तो अब इसमें ये देखेंगे कि इन ओबेनिस्ट आधार में ट्रांजिस्टर का जो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वोल्टा और धारा के मध्य में जो है ग्राफ खींचे जाते हैं, ग्राफीय अध्ययन किया जाता है, जो कि दो प्रकार का होता है। एक तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, एक होता है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र होता है। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, बना लिया होगा आपने। बाकी ये पता है आई ई उत्सर्जक धारा, संग्राहक धारा, आधार धारा, चीज़ें पहले से क्लियर है। चलिए देखिए, ओबेनिस्ट आधार अभिविन्यास में ओबेनिस्ट आधार अभिविन्यास में क्या होता है, उत्सर्जक आधार संधि किस में होती है, ट्रांजिस्टर। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें तो पहले से ये चीज़ हमें पता है ना। ओबेनिस्ट आधार अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर ऐसे लिखो, ट्रांजिस्टर के व्यवहार का, ट्रांजिस्टर के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए ट्रांजिस्टर के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफीय अध्ययन किया जाता है। ट्रांजिस्टर के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, पूरा कंप्लीट है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफीय अध्ययन किया जाता है। वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कि निम्नलिखित होता है, जो कि निम्नलिखित होता है। जो कि निम्नलिखित होता है, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, और दूसरा होता है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। पहले तो एक चीज़ ये जानो, आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी को तो छोड़ो, पहले ये देखो कि अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है,
अभिलाषणिक वक्र क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अलग से आप लिख लीजिए, मैं इधर से लिख देता हूँ। लिखना है ना, ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर। वह वक्र जो वोल्टता तथा धारा के मध्य खींचा जाता है। अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अभिलाषणिक वक्र कहलाता है, इसको आप जरूर साइड में कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो हम बात करें निवेशी अभिलाषणिक वक्र की, इसको नोट कर लो, फिर शुरू से लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। क्या होता है निवेशी अभिलाषणिक वक्र? अभी हमने दो डायग्राम बनाए थे, उसमें इनपुट सर्किट यानी निर्वेशी और निर्गत दोनों परिपथ दिखाए थे। तो निर्गत परिपथ में जो वोल्टेज था VCB, उसको बोलते हैं निर्गत वोल्टेज, और निवेशी परिपथ में जो वोल्टेज अप्लाई था VEV, उसको बोलते हैं निवेशी वोल्टेज, ठीक है। निवेशी धारा कौन सी थी? IE, निर्गत धारा कौन सी थी? IE, ठीक है। दोनों में ही, चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो, ठीक है। तो अब इसमें वही टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा यूज करेंगे, शब्दावली, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें निवेशी वोल्टेज कौन सा होता है और निर्गत वोल्टेज कौन सा होता है, निवेशी धारा कौन सी होती है और निर्गत धारा कौन सी होती है, ठीक है। तो अब आप लिखिए जरा, निर्गत वोल्टेज के मान को नियत रखकर, निर्गत वोल्टेज के मान को नियत रखकर, निर्गत वोल्टेज के मान को नियत रखकर निवेशी वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज तथा निवेशी धारा, निवेशी वोल्टेज तथा निवेशी धारा के मध्य, निवेशी धारा के मध्य खींचे गए वक्र को खींचे गए वक्र को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र
कहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा बॉक्स बना दे रहे हैं, उसमें भी लिख दे रहा हूँ निवेशी वोल्टेज, निर्गत धारा, निवेशी धारा क्या, जैसे आपको क्या होगी आसानी होगी। ठीक है, साइड में बना लेना इसको भी, है ना। ये है, इसको आप जरूर बना लेना। ठीक है, और ये डेफिनेशन होगी आपकी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की। अब हम बात करते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है? इसमें जब निवेशी खींचा था हमने तो निर्गत वोल्टेज को कांस्टेंट माना था। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब निर्गत अभिलाक्षणिक खींचोगे तब निवेशी वोल्टेज को नहीं, निवेशी धारा को कांस्टेंट मानेंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, निवेशी धारा के मान को नियत रखकर निवेशी धारा के मान को नियत रखकर निर्गत वोल्टेज तथा निर्गत धारा के मध्य खींचे गए वक्र को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। वही इसमें लिखना है, मान को नियत रखकर निर्गत वोल्टेज तथा निर्गत धारा के मध्य खींचे गए वक्र को खींचे गए वक्र को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इसको नोट करो। चलिए देखिए, ठीक है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इस अभिलाक्षणिक वक्र के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। देखिए जरा,
निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं समझिए। पहला होता है इनका संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र, तीसरा होता है अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन जिसको बोलते हैं अंतक क्षेत्र। कट ऑफ रीजन पहला संतृप्त क्षेत्र का मतलब सैचुरेशन रीजन, सक्रिय क्षेत्र एक्टिव रीजन, और ये आपका तीसरा है कौन सा है अंतक। अंतक का मतलब कट ऑफ रीजन। तीसरा वाला जो है आपका वो कट ऑफ रीजन है। अब ये जो क्षेत्र हैं किसके आधार पर ये क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है, वो इसके आधार पर होता है। अभी आपने देखा कि उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि, 2 संधियाँ होती हैं ट्रांजिस्टर में, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। तो जब दोनों संधियाँ यानी उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि अग्रवृत्त में होती हैं, उस वक्त जो ट्रांजिस्टर होता है या जो निर्गत अभिलाष निर्भर जो होता है वो कौन से रीजन में कार्य करता है, संतृप्त क्षेत्र में। जब दोनों कैसे हो फॉरवर्ड में हो। और अंतक का समझ लीजिए, पहले सिंपल समझ लीजिए, जब दोनों फॉरवर्ड संतृप्त, जब दोनों रिवर्स उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि रिवर्स में हो, कट ऑफ रीजन में चला जाता है, यानी कि वो स्विच ऑफ हो जाता है एक तरीके से। सक्रिय में एक फॉरवर्ड और एक क्या होती है रिवर्स होती है, ठीक है। तो इसके आधार पर है, इन्हीं आधार पर इनका वर्गीकरण है और इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके।